देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे साहब ने भी कहा है कि जो बिहार में जो बुलडोजर है वो गलत है। तो अब तो बीजेपी में ही विरोध हो रहा है। आज आज देखिए, आज उन्होंने ट्वीट भी किया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि जो बिहार में आम लोगों पे जो बुलडोजर चलाया जा रहा है ये गलत है। पहले तो उसे आप रैन बसेरा बनाया जाए, उसे वहां शिफ्ट किया जाए, उसके बाद अतिक्रमण को हटाया जाए। तो विरोध तो बीजेपी के नेताओं के अंदर, खुद बीजेपी पार्टी के अंदर चल रहा है। तो इसमें कांग्रेस पार्टी क्या कह सकता है? कांग्रेस पार्टी यही कहेगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, बुलडोजर का जो जिस तरीके से बुलडोजर लाया जा रहा है, बुलडोजर से लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, इसका मतलब है कि आप न्यायालय के खिलाफ और न्यायालय के साथ आप न्याय नहीं कर रहे, आप न्यायालय की मान्यता नहीं दे रहे। हमारे यहाँ कोर्ट है, कोर्ट पे मामला जाता है, सुनवाई होती है, इसका मतलब बंद कर दीजिए फिर न्यायालय, लेकिन जब बुलडोजर से इंसाफ हो तो। सम्राट चौधरी तो साफ साफ कह रहे हैं ना, हम अतिक्रमण हटा रहे, बिहार को साफ कर रहे हैं, और ये बुलडोजर का आरोप मेरे ऊपर मत लगाइए, कोर्ट के निर्देश के अनुसार ही चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गठबंधन में सरकार है। 20 वर्षों तक सम्राट चौधरी को याद नहीं आया कि बिहार में अतिक्रमण है? गृह मंत्रालय मिलते ही क्या उसे ये याद आने लगा कि पूरा अतिक्रमण है बिहार में? बिहार को तोड़ो, बिहार के गरीबों मजदूरों के घरों को तोड़ो। अश्विनी चौबे जी ने साफ कहा है कि बीजेपी को वोट देने वाले गरीब और मजदूर थे, आज उन्हीं पे अत्याचार कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी कर रहे हैं। उनके बयान को पढ़ ले और सम्राट चौधरी उनसे सीख ले। बहुत वरिष्ठ नेता है, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह के समय से ही वो बीजेपी में है। लेकिन सम्राट चौधरी की जहां तक की बात है, तो वो नीतीश जी से मिल करके, नीतीश जी भी यही चाहते होंगे, तब ना बुलडोजर चल रहा है। देख रहे गृह मंत्रालय उनको सौंप दिया, दे दिया। आपको अंदर की बात बताऊं, नीतीश कुमार जी और अमित शाह में खींचतान ये चल रहा है कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी को दिया, जो जो गृह मंत्रालय आज तक नीतीश कुमार जी के अंदर था, वो बहुत सोच समझ करके अपने हिसाब से वो कार्य करते थे, लेकिन आज वही उनका हिसाब और किताब दोनों बिगड़ता हुआ दिख रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार जी खफा है और बीजेपी और जदयू में खुद अनबन चल रही है। इसमें नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं है। अगर खफा है, अगर जो नाखुश है, तो फिर वो इस तरीके वो खुल के क्यों नहीं सदन में कह देते हैं, भाई ये चीजें बंद करो, ये ड्रामा बंद करो। देखिए, राजनीति में मैथमेटिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री मायने रखता है। इसके लिए खुल करके वो कोई भी बात नहीं हो सकती, ये सारी बातें अंदर खाने होती है। मैं आपको कह रहा हूँ ना, कांग्रेस पार्टी के भी विधायक है, मैं इंटरनल सर्वे आपको बता रहा हूँ कि दोनों में आपसी रजामंदी नहीं है, आपसी सहमति नहीं है, बहुत ही जबरदस्त खींचातानी है। मैं तो ये कहूंगा कि महीने 2 महीने के बाद कहीं केंद्र की सरकार भी न गिर जाए, क्योंकि नीतीश कुमार जी पलटी मारने में चाचा पलटू राम नंबर 1 है। हो सकता है वो पलटी मार दे, क्योंकि वो दबाव में कभी उन्होंने राजनीति नहीं की है। आपने देखा होगा 20 वर्षों से लगातार बारात किसी का हो, दूल्हा वो खुद बनते हैं, घोड़ा उनको ही चढ़ना है। तो ये दबाव वाली राजनीति वो झेल नहीं पाएंगे, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के आज कार से, सम्राट चौधरी के डिसीजन से वो परेशान है। लेकिन आप कह रहे जो वो पलटी मार सकते हैं, उनके पास क्या है? विधायक वो अब रहा नहीं, वो पावर रहा नहीं बिहार के अंदर में, फिर ये चीजें कैसे देखने को मिलेगा? मैं ये उनको मजबूर किया गया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब 85 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, 41 विधायक से वो मुख्यमंत्री बन गए, तब क्या था उनके पास? फिर मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया? सवाल तो ये है ना कि आपके पास क्या है, नहीं है, ये मायने नहीं रखता। आपके नेतृत्व में कितनी पकड़ है, जनता में आपकी कितनी पकड़ है, बाकी दलों में आपकी कितनी पकड़ है, ये मायने रखता है राजनीति में। नहीं, पहले जो है शुरुआत समस्तीपुर से हुआ, आप समस्तीपुर, दरभंगा, कई ऐसे जिला है जहां पर लगातार चल रहा है बुलडोजर। मैं कह रहा हूँ, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के अंदर, सभी डिस्ट्रिक्टों में तोड़ फोड़ की संभावनाएं हैं। और इसी कारण से, इसी वजह से अश्विनी चौबे साहब ने कहा है कि सम्राट चौधरी को सोचना चाहिए। जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आज उन्हीं के मकानों को, दुकानों को सम्राट चौधरी ने गिराने का काम किया। तो जनता के पहल, जनता के पक्ष में है, ये तमाम चीजें हो रही है, उनको मतलब साफ सफाई चाहिए, जनता के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। कोई एक जनता ने आवेदन दिया है बिहार के अंदर कि हमारा मकान तोड़ दीजिए या ये अनलीगल है, इसको तोड़ दीजिए? कोई एक जनता दिया है नामक पत्र? तो बताए कोई भी एक जनता पूरे प्रदेश में, कोई भी एक व्यक्ति बताए जो गृह मंत्रालय के पास रिपोर्ट दिया हो या कोई पत्र लिखा हो कि अतिक्रमण आप हटाएं। लेकिन जनता ने वोट देकर ये तो साबित कर दिया ना। जनता ने वोट कहाँ दिया है? मैं कह रहा हूँ, गरीब वोट नहीं दिया, मजदूर नहीं दिया, किसान नहीं दिया, नौजवान नहीं दिया, व्यापारी नहीं दिया, महिलाएं नहीं दिया। वोट दिया कौन? ज्ञानेश कुमार दिया वोट। आज जो जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी बार बार हर मंच से पूरे देश के अंदर ये कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार
को समझना चाहिए कि सरकारें बदलेगी तो मैं उसे जमीन से खोद कर निकालूंगा, अगर पाताल में भी छिप जाएंगे वहां से भी लाऊंगा। क्योंकि जो देश के साथ अन्याय करने का काम, किसी दल के साथ निभाने का काम और देश के साथ गद्दारी करने का काम जो भी करेगा, सरकारें बदलेगी, सबका एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। नहीं, ये तो धमकी दे रहे हैं। नहीं, धमकी नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी कह रहे हैं। और ये चुनाव आयोग पर क्यों नहीं है? आपको पहले जो है गवर्नमेंट पे नहीं हो सकता आपको भरोसा, आपको उनके पुलिस प्रशासन पर नहीं हो सकता। ज्ञानेश कुमार तो सबसे हटकर है ना, अलग है ना। कैसे ज्ञानेश कुमार हटकर है? टीएन शेषन की आज लोगों को याद आ रही है। एक बात बताइए, जब जयललिता ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि मैं साइकिल बांटूंगी, टीएन शेषन ने फौरन रोक लगाया, नहीं, आचार संहिता लगने के बाद आप एक साइकिल नहीं दे सकते। उस टाइम साइकिल की कीमत 850 रुपये थी, 850 रुपये उस टाइम रोका गया। लेकिन आज खुलेआम धड़ल्ले, आचार संहिता लगने के बाद, जब वोट के 3-4 दिन बच रहे, उसके बावजूद लोगों के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया जा रहे। इसे क्या चुनाव आयोग समझ रहा है कि लोग समझ रहे कि चुनाव आयोग पारदर्शिता है? पारदर्शिता चुनाव नहीं हुआ है, और पारदर्शिता इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 4 साल तक जो लगातार गृह मंत्री के यहाँ जो नौकरी करता हो, जो गृह मंत्री के जूते साफ करता हो, चमचागिरी करता हो, वो व्यक्ति कभी भी चुनाव पारदर्शिता नहीं करा सकता। वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में ही चुनाव है। और कई ऐसे सवाल है, देश से कई लोगों ने, कई दलों ने सीसीटीवी फुटेज भेजी है चुनाव आयोग को कि आप कार्रवाई कीजिए, इस तरीके की बात है। लेकिन चुनाव आयोग ने कार्रवाई नहीं की। आपने देखा चुनाव के दौरान किस तरीके से शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, वोट, गाय, बकरे, भैंस, बैल, कपड़े से पहचानो, मांस, मछली, मुर्गा, मटन, सिक्सर, 6 गोलियां, छाती, सीना, किस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल हो। उसके बाद चुनाव आयोग खामोश था। और आप कह रहे कि चुनाव आयोग तो अलग संस्था है। संस्था अलग नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग जो व्यक्ति है, सवाल आज उस पे है, चुनाव आयोग पे नहीं है। चुनाव आयोग पे जो व्यक्ति बैठा है ज्ञानेश कुमार, वो देश का सगा नहीं, जवान का सगा नहीं, किसान का सगा नहीं, महिलाओं का सगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ शाह और शहंशाह का सगा है, और आज उसी के लिए काम कर रहा है। लेकिन अब तो एसआईआर का भी एक नई पहल शुरू हो गई है। पश्चिम बंगाल में देख रहे बवाल मच गया है, ममता बनर्जी सड़क पर है, बीएलओ प्रदर्शन कर रहे हैं, मौतें हो रही है। नहीं, एसआईआर जरूरी है, लेकिन किस तरीके जरूरी है? आपने 4 दिसंबर का टारगेट बीएलओ को क्यों दिया? क्या जल्दबाजी है? क्या देश में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ देश जा रहा है? क्या देश के प्रधानमंत्री दोबारा से लोकसभा का चुनाव करवाना चाह रहे हैं, इसलिए जल्दबाजी है? उत्तर प्रदेश में तो चुनाव नहीं है, 4 दिसंबर का टारगेट वहां बीएलओ को क्यों दिया गया? जिस बीएलओ की कल शादी है उसे आज छुट्टी नहीं दे रही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ऐसी वजह है जो इतना दबाव, इतना प्रेशर पे 39 लोगों ने अपनी जान गंवा दी? कहीं ना कहीं तो राज है। हमारे प्रोफेसर थे शकुंतलाल मिश्रा, वो कहते थे बगैर कारण के टिटी नहीं लगता। तो कहीं ना कोई कारण है, तभी तो 39 लोगों ने जो जान दी है, इसके जिम्मेवार कौन है? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है? क्या इसी तरह कि जिस तरीके से 750 लोग किसान आंदोलन में मारे गए और सरकार के पास कोई डाटा नहीं था कितने लोग मारे गए, क्या ये सरकार इस तरीके से चल रही है? लेकिन एसआईआर को लेकर के जो पश्चिम बंगाल में एक अलग तरह से बवाल है, ममता बनर्जी धमकी पर धमकी दे रही है, आरोप ये भी लग रहा है जो 10 लाख लोगों का नाम काटने का, ये सब क्या चल रहा है? देखिए, वहां से कई बीएलओ ने कहा है कि डीएम के द्वारा हमें दबाव बनाया जा रहा है कि आप दलित मुस्लिम के वोट को आप काट दो, नहीं रखना है। इसके दबाव में कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। और मैं आपको बता दूं, पूरे देश में हर राज्य में जो गृह मंत्रालय है, अमित शाह डीएम के कांटेक्ट में हो, डीएम को दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ पे दबाव बनाए कि दलित और मुस्लिमों के वोट काटे जाए। बीजेपी चाहती है कि 2021 में जो चुनाव हुआ, बीजेपी ने सारे घोड़े खोल लिए, सारे मुख्यमंत्री बिठा दिए, सारे कैबिनेट मंत्री बिठा दिए, सारे प्रवक्ता, कार्यकर्ता, आरएसएस के लोग पूरे बंगाल में 3 महीने तक बंगाल को छावनी बना करके रखा। उसके बाद भी रिजल्ट 0 सन्नाटा आया। बीजेपी बौखलाई हुई है इस बार। बीजेपी हर हद तक जाएगी। आपने देखा बाबरी मस्जिद का मुद्दा किस तरीके से ने बीजेपी इस बार उछाला है। आखिर हुमायूं अकबर कौन है? लोकसभा टिकट से बीजेपी से चुनाव लड़ा व्यक्ति है, और भारतीय जनता पार्टी को एक ओवैसी का बाप चाहिए था बंगाल में। आज ओवैसी के काट के लिए बंगाल में हुमायूं अकबर को खड़ा किया गया। ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि बंगाल के अंदर ओवैसी सक्सेस इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि बंगाल भाषी लोग उर्दू और हिंदी नहीं समझते। तो आज बंगाल में बंगाल भाषी लोगों को एक टारगेट करके किसी तरह से हुमायूं अकबर को बीजेपी ने खड़ा किया है, और ये वोट की ध्रुवीकरण की राजनीति है। तो मैं समझता हूँ बाबरी मस्जिद का भी क्या मुद्दा है,
30-35 साल हो गए और उसके बाद आपने कभी बाबरी मस्जिद का नाम नहीं लिया। अचानक से ये चुनाव के दौरान ये मुद्दा कहाँ से आ गया? तो बंगाल के लोग बहुत समझदार है, समझदारी से वोट करेंगे और मैं समझता हूँ नफरती ताकतों को वोट नहीं करेंगे। लेकर के नींव रखने के लिए चल पड़े थे हुमायूं कबीर जो है। ये नींव नहीं है, ये नफरत का बीज आपसे जी। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं तो कह रहा हूँ आप 100 मस्जिद बनाओ ना, कोई आपत्ति कर रहा है क्या? लेकिन जिस नाम से हमारे भाइयों को या हमारे देश में सांप्रदायिक ताकतों को ताकत मिल रही है, सांप्रदायिक दंगे भड़कने के आसार दिख रहे हैं, क्या जरूरत है उस नाम को लेने के लिए? सेकुलर देश है, आप सेकुलर की बात करो ना, आप मिलाने की बात करो, गंगा जमनी तहजीब की बात करो। आप दंगे की, फूट पड़ने की, हिंदू की, मुसलमान की, शमशान की, कब्रिस्तान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की राजनीति करने की क्या जरूरत है? हुमायूं कबीर के पीछे किसका हाथ? सीधा मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी का हाथ है। बीजेपी ने अकबर असदुद्दीन ओवैसी का वो बाप ढूंढा है, क्योंकि काट चाहिए था बंगाल में और बीजेपी को काट कोई मिल नहीं रहा था मुस्लिम को बरगलाने के लिए, इसलिए हुमायूं अकबर को ढूंढा गया। क्योंकि हुमायूं अकबर बंगला बहुत अच्छा बोलता है और बंगले में समझाने के लिए वो आदमी बहुत है। क्योंकि वहाँ के कोर्ट भी तो साफ साफ कह दिया है, अगर ये मस्जिद का नींव रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, लेकिन अगर ये माहौल की बात है या माहौल बिगड़ने की बात है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो ममता बनर्जी अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रही? मैं आपको कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही। इस तरीके के शब्द कहने वाले लोगों को बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगा ना, ममता बनर्जी ने पहले उसे निष्कासित कर दिया। अब किसी पे दोष मंडना कि नहीं ममता बनर्जी का राज है, मैं ये कह रहा हूँ कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में लगभग 74 ऐसे कानून बने जो देश के लिए थे, लेकिन एक कानून नहीं बन सकता था जो अगर हिंदू मुस्लिम की बात करेगा, दंगे की बात करेगा, उस पे देश विरोधी के द्वारा उस पे मुकदमा किया जाए, ये कानून नहीं बन सकता था। लेकिन बीजेपी बनाएगा नहीं, बीजेपी चाहती है ना कि दंगे भड़के। आप समझिए हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान दंगे की वजह से किस पार्टी को फायदा हो रहा है, आप सीधा सा समझ लीजिए। जिस दल को फायदा हो रहा है आज वो दल इंटरेस्ट ले रहा है। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेशी का मुद्दा, घुसपैठिये का मुद्दा जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बार बार ये उछाल रही है, तो मैं पूछना चाहता हूँ 50 किलोमीटर बॉर्डर का दायरा, 50 किलोमीटर का एरिया केंद्र सरकार के अधीन आता है, तो फिर वो बांग्लादेशी हो, घुसपैठिया हो, या कैसे रहे? अगर ये आ रहे हैं तो आप इसे चिन्हित क्यों नहीं कर रहे? अगर आप चिन्हित कर रहे हैं तो आपने पहले भी नारा दिया था झारखंड में कि मैं सब घुसपैठियों को बाहर करूंगा, तो आप बताइए ना कि कितने घुसपैठियों को आपने बाहर किया? लेकिन बात पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मस्जिदों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, एक कौम के खिलाफ है? नहीं, ममता बनर्जी ना हिंदुओं के खिलाफ है, ममता बनर्जी ना दुर्गा पूजा के खिलाफ है, ममता बनर्जी ना ईद बकरीद के खिलाफ है। मुन्ना जी फिर उनको पार्टी से निष्कासित क्यों किया? वो तो सिर्फ मस्जिद का बात कर रहा था, एक कौम की बात कर रहा था, वो उनको पार्टी से निष्कासित क्यों किया गया? क्या कारण हो सकता है? सवाल एक ही कारण है, पार्टी से निष्कासित इसलिए किया गया कि जिस बातों से पूरे देश में बवाल मचने की आशंका हो, संभावनाएं हो, अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करोगे तो ये पार्टी के लाइन के खिलाफ माना जाता है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस पार्टी हो, विचारधारा सेम मिलती है। हम गंगा जमनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब में शब्द इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। हमें सभी जाति, सभी धर्म का मान सम्मान करना चाहिए, क्योंकि देखिए आजादी के दौरान ये देश किसी एक वर्ग विशेष से आजाद नहीं हुआ, सभी धर्मों के लोगों के द्वारा लहू से सींचा गया ये देश है। आज अगर इस देश पे कोई आंच आ रही है तो हर वर्ग, हर दल, हर पार्टी, हर व्यक्ति, हर जवान, हर किसान जिम्मेवार है। क्योंकि आपने वो सुना होगा कि अब ये वतन तुम्हारे हवाले, साथियों सुना होगा, बहुत अच्छा श्लोक था। तो जब हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि मैं आजाद करके देश को आपके हाथ सौंप रहा हूँ, अब ये संभालने की बारी आपकी है, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे लोग संभालेंगे? इस ऐसे शरारती तत्व में तो मैं समझता हूँ राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इमीडिएटली इस पे एक्शन होना चाहिए।